बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाइन, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से अच्छी खबरें मुज़ाकरात जैसी आ रही हैं, वहीं पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बढ़ता हुआ प्रेशर, और वो प्रेशर यूरोपियन यूनियन हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, उसके बाद अमेरिका हो जाए, हमारे जो रिसेंटली कुछ सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, वो एक इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। रीज़न कि हमारी इकॉनमी, GSP प्लस स्टेटस, यूरोपीय यूनियन, बाकी ट्रेड ममालिक के साथ हम उस दौर में तो नहीं रहते कि जहां पर हम अकेले ज़िंदगी गुजार लेंगे, और हमें वी डोंट केयर वाला एटीट्यूड जो है वो गवर्नमेंट को किसी सूरत सूट नहीं करता। सॉल्यूशंस क्या है? गवर्नमेंट क्या मुज़ाकरात से गवर्नमेंट मामलात को कूल डाउन करने पे काम कर रही है, या अभी भी मैं ना मानू वाला मामला चलेगा? रीज़न वी ऑल अंडरस्टैंड दैट बाय नाउ। हम तमाम लोग मुत्तफिक हैं एक चीज़ के ऊपर, हम सब जानते हैं एक चीज़ कि ये जितना भी इंटरनेशनल बिल्ड हो रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा और उनकी कम्युनिकेशन बहुत इंटेग्रल पार्ट और बड़ा की रोल प्ले कर रही है। अब ये सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जिन टॉपिक्स को लेकर खड़ी हुई है, पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग क्या है, पाकिस्तान फर्दर क्या करने जा रहा है, और इन मुज़ाकरात जो रिसेंटली चल रहे हैं, जिनका एक दौर हो चुका है, सेकंड दौर जो है वो 2 जनवरी को है, क्या उससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेम्परेचर को कुछ कूल डाउन किया जा सकेगा? नाज़रीन, एक तरफ यूरोपियन यूनियन का बढ़ता हुआ प्रेशर, फिर इंग्लैंड का रद्द अमल, उसके बाद अमरीकी रद्द अमल, हमारी फौजी अदालतों से जो सिविलियंस को सजाएं हुई, इन तमाम तर मामलात पे पाकिस्तानी हुकूमत का स्टैंड क्या है? अभी तक कोई सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तमाम रद्द अमल के बावजूद जो हमारा स्टांस है मौजूदा गवर्नमेंट का, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट स्टैंड ले भी सकेगी फर्दर? और फिर उसके बाद हुकूमती मुज़ाकरात, अपोजिशन के साथ एंगेजमेंट का लेवल तो सामने आया, बट इतनी लंबी लंबी तारीखें और जो पहली मुलाकात या सिटिंग हुई उसके अंदर कुछ भी आज सच बड़ी खबर सामने नहीं आ सकी। उसके ऊपर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, यके बाद दीगरे यूरोपियन यूनियन, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका, फौजी अदालतों से सजाएं पाने वाले सिविलियंस के ऊपर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत क्या सस्टेन कर सकेगी इस सारे प्रेशर को? देखिए जाके पहली बात तो यह है कि कई महीनों से मैं ये बात कह रहा था कि देखें, पाकिस्तान को मरीख के ऊपर नहीं है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि दुनिया आपको देख रही है और दुनिया जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन करेगी। और इसीलिए पहले भी मैंने ये कहा था कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जब ये PTI के ऊपर पाबंदी लगाने का भी मामला आया था तो उस वक्त भी अमेरिका और बरतानिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये वाज़े कन्वे किया था कि अगर इस तरह आप आगे जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा IMF जैसे प्रोग्राम को जो है वो सपोर्ट करना। जी। और अब भी पाकिस्तान चूंकि सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का, जहां पे फ्री ट्रायल जो है, आपको मालूम ही है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का पैनल है उसने तो जो इमरान खान का सिविल कोर्ट्स में ट्रायल है उसके ऊपर भी रिजर्वेशंस का इजहार किया था। जी, ऐसे ही है। चाहे जाएगा कि वो मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर जो है वो मुतमईन हो जाए, बात करें। देखिए, हम इजराइल नहीं है कि जिसके ऊपर वेस्ट जो है वो आंखें बंद कर लेगा कि कहें कि जो मर्जी होता जाए। ना ही पाकिस्तान इस वक्त कोई वॉर ऑन टेररिज्म में कोई पार्टनर है नेटो का या अमेरिका का, ना ही कोई हम USSR के खिलाफ कोई जंग लड़ रहे हैं। सो हर वक्त की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। माजी के जो मार्शल लॉज रहे हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें देखें ना, 2 बड़े फर्क हैं। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ हो, अयूब खान का मार्शल लॉ हो, उस वक्त पाकिस्तान वेस्टर्न अलाय था, हम उनकी जंगें लड़ रहे थे, तो इसलिए वहां पे पैसे भी आ रहे थे और वो यहाँ पे मामला इग्नोर भी कर रहे थे। अब तो देखिए, पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके तहत चलना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की कोई खसूसी जरूरत नहीं है, ना वेस्टर्न ब्लॉक को ना अरब ब्लॉक को। फवाद साहब, अगर पाकिस्तान की ज़रूरत आज सच नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया वो भी कोई किरदार अदा सच इन द फ्यूचर नहीं कर सकेगी? रीज़न के स्टेक से नहीं है पाकिस्तान की, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है अब उनको भी? हाँ बिल्कुल, वो अगर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे, यानी कि हुकूमत को बचाने में,
ओके। या ये जो आप समझिए कि जो इलीगैलिटीज हो रही हैं उनको इग्नोर करने में, हम्म। जैसे कि माजी में होता रहा है। हम्म। अब तो देखिए ना, सिंपल बात ये है कि ट्रम्प जो है वो आए हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा की बहुत बड़ी सपोर्ट हम्म। के साथ वो आए हैं, और हम्म। उनकी जो टीम है उसको ये एहसास भी है हम्म। कि पाकिस्तानियों ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। हम्म। सो आई थिंक आज जो है वो अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा हो। हम्म। माजी में ये इंटरेस्ट रहा है कि वो मार्शल लॉज के साथ खड़ा रहे। हम्म। तो ये तो एक इंटरेस्ट है, चेंज होते हैं। अच्छा फवाद साहब, जीएसपी प्लस का स्टेटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पाकिस्तान की ट्रेड सेकंड बड़ी हमारा जो ट्रेड का है यूरोपियन यूनियन के साथ। हाउ क्लोज आर वी कि अगर ये मामलात ऐसे कैसे चलते हैं तो अल्लाह ना करे, इज इट पॉसिबल कि हम जीएसपी प्लस का स्टेटस खो दें? अभी तो बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें ना, वहाँ पे यूरोपियन जो इकोनॉमी है उसको भी ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसकी ज़रूरत है। हाँ। और पाकिस्तानी ट्रेड जो है वो हेल्प करती है यूरोपियन इकोनॉमी को। हाँ। सो इस तरह के फैसले जो हैं वो इतने कैजुअली तो नहीं हो सकते, हम्म। बट डेफिनेटली ये पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। हम्म। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर के ऊपर तो यूज़ होगा, बट प्रैक्टिकली यूज़ होना मुश्किल है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने उसकी अप्रूवल दी है। एंड सेकेंडली मुज़ाकरात पे आते हैं। किस कदर सीरियस है अपोजिशन और हुकूमत? क्योंकि पहला जो दौर हुआ, पहली जो बैठक हुई हुकूमती और अपोजिशन के लोगों की, उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ सकी। बस एक लगा कि फॉर्मल सी मीटिंग थी, बैठे, फुटेज सामने आ गई और नेक्स्ट मीटिंग पे फिर बैठेंगे, बात करेंगे एंड टाटा बाय बाय। देखिए, मुज़ाकरात का होना इटसेल्फ ही बड़ी खबर है। हम्म। और ज़ाहिर है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये कोई पस पर्दा जो मुज़ाकरात हुए हैं उनकी कामयाबी के नतीजे में ही ये हो रहे हैं ना। हम्म। ये तो नहीं हो सकता कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो ऐसे ही हो गए हैं। हम्म। देखिए, आइडियली अगर मैं पीटीआई को एडवाइस कर रहा होता तो मेरी राय तो ये होती कि आप डायरेक्टली मुज़ाकरात करने के बजाय हम्म। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात वाया महमूद अचकज़ई, हम्म। मौलाना फजलुर रहमान, इस तरह के लोगों के वाया होने चाहिए थे। हम्म। क्योंकि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए सच्ची बात तो ये है कि पीटीआई के पास कोई लोग भी नहीं हैं हम्म। जो इस तरह की एक टेक्निकल मुज़ाकरात को संभाल सकें। हम्म। और दूसरा, फासला बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो उस फासले को कम करने के लिए आइडियली पीटीआई एक तो अकेली बहुत है। ये एक सियासत में जो असल खामी है, वो प्रॉब्लम ये है पीटीआई का कि वो तन्हा है, और उसके साथ अलायंस में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इवन अपोजिशन पार्टीज नहीं है, जो कि जाहिर है कि सियासी तौर पे बड़ा एक फेलियर है। और अगर आज मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब और जीडीए, जमात इस्लामी, ये साथ बैठे होते तो इन मुज़ाकरात का रंग भी और होता और इनकी जो आउटकम है वो भी और होता। व्हाट डू यू थिंक ये लोग क्यों एंगेज नहीं कर सके? मेरा अगला सवाल भी यही था कि चकज़ई साहब हो जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाएं, काफी लाइन लेंथ मिलती है उनकी ऑपोजिशन के साथ, बट इवन देन पीटीआई उनको एंगेज क्यों नहीं कर सकी? बस एक तो मतलब मेरे ख्याल में एक तो लोग नहीं हैं जो कि, देखिए, वो एनजीओज नहीं है, उन्हें एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनके। आपने उनको पैकेज बना के देने हैं कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पैकेज क्या है। सो दूसरी ये है कि पर्सनल रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट होता है। पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है पीटीआई के मौजूदा लोगों में। असद कैसर साहब इज़ वन एक्सेप्शन, जिनका है पर्सनल ताल्लुक। उनके अलावा बाकी लोगों का इस तरह का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है कि जिससे वो खुल के बात कर सकें। तो अब इसीलिए सिवाय अलामा नासिर अब्बास साहब के कोई और पार्टी जो है वो इस वक्त पीटीआई के करीब नहीं है, जो एक्चुअली काफ़ी बड़ा फेलियर है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। फवाद साहब, शेख वकास अकरम साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये अपने तक तो परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना हो, लोकल मीडिया को एंगेज करना हो, बट इवन देन अप टू मार्क है इनकी परफॉर्मेंस टेकिंग पीटीआई? बिकॉज आपने बड़ा फ्रंट से लीड किया हुआ पीटीआई को व्हेन इट कम्स टू मीडिया। कोई, देखिए, इनको कोई जानता नहीं है ना, इनको कोई जानता है ना वो किसी को जानते हैं। वो तो मतलब अगर आपने केपी की चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के बयान जारी करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, बट एंगेजमेंट इज डिफरेंट, इश्यूज क्रिएट करना इज डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट कि आपने जो है वो जो इशू के ऊपर एक बयान जारी करना है, इट्स अबाउट दैट हाउ यू कैटर इश्यूज। आपने डी चौक में लोग शहीद हो गए, आप लोगों से कोई जो है वो इशू नहीं हुआ, आप नैरेटिव नहीं बना सके, एहतजाज का कोई नैरेटिव बना सके, अलायंस का कोई नैरेटिव आप नहीं बना सके।
सो ये तो एक पीटीआई को इस वक्त इमरान खान चला रहे हैं और कारकुनान चला रहे हैं। कैडर तो दरमियान में एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर कैडर एग्जिस्ट करता होता तो पीटीआई इमरान खान 17 महीने से जेल में ना होते। वो तो चूंकि सारा कैडर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने खत्म कर दिया, ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के। तो ये इस वक्त इसमें पीटीआई डजंट एग्जिस्ट। इस वक्त इमरान खान है और कारकुन है, और इसलिए जब इमरान खान रिलीज भी होंगे उनको पार्टी बनाने के लिए भी कुछ अर्सा चाहिए, और उन्हें दोबारा इसको जो है वो बनाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली 26 नवंबर के केसेस की समाअत थी और पीटीआई की दस्तयाब लीडरशिप उस समाअत से भी थोड़ा सा गायब रही। क्या ये भी मुज़ाकरात में कहीं पर डिसाइड हुआ है कि जनाब हम भी जरा केसेस परसू नहीं करते, आप भी हाथ हौला करें? देखिए, ये केसेस जो हैं इनका केसेस की बारी तो आती है जब हुकूमत चली जाती है। अभी अगर आप ज्यादा इन केसेस को चलाएंगे तो जो आपने देख ही लिया वो बेचारे शहजाद सत्ती की फैमिली के साथ क्या हुआ, बाकियों के साथ क्या हुआ। ये इस वक्त तो एक फस्तायत का दौर है, बर्बरियत का दौर है, तो उससे लोगों को बचाना भी है। सो पीटीआई की लीडरशिप की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंट थी। वहां पे सारे एमएनएस को पहुंचना चाहिए था, सारे एमपीएस को पहुंचना चाहिए था, जस्ट टू क्रिएट दैट नैरेटिव, नॉट सीरियस लीगल इशू बट टू क्रिएट अ पॉलिटिकल नैरेटिव। वो पीटीआई नहीं बना पाई उसके ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ये केस तो वापस आएगा जब हुकूमत चली जाएगी, तो ये लोग जो सारे मुलव्वस हैं जाहिर है कि इनके ऊपर ये केस वापस आएगा, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब। सब पे ही आएगा, इसमें क्या शुबा। फवाद साहब, डिजिटल मीडिया को लेके भी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थ्रू आउट रही है। इसी के ऊपर मेरे नज़दीक तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी डिजिटल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब ने लड़ा है, और यही वजह वो एक प्लेटफॉर्म था जिससे इंतखाबी निशान तक लोगों के घरों में पहुंचे हुए हैं। बट एट द सेम टाइम आप रिसेंटली थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए डिजिटल मीडिया को भी और स्पेसिफिक लोगों को भी कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो इमरान खान साहब के मफादात का सौदा कर बैठे। किन की बात करते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर चीज के इस्तेमाल है, वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं जी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक तो देखिए ना, 3 गिरोह हैं जिन्हें मौजूदा जो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान की उसमें फायदा पहुंचा है, और 3 है जिनको नुकसान पहुंचा है। अब जिनको फायदा पहुंचा है, सबसे पहले तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को पहुंचा है, जो इलेक्शन हार करके हुकूमत कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फायदा जो है वो पहुंचा है सेपरेटिस्ट को, जो अलहदगी पसंद जो है उन्होंने अपना नैरेटिव मेन स्ट्रीम कर लिया है। इस वैक्यूम से फायदा उठाते हुए आज पाकिस्तान के ऊपर जो यलगार है प्रोपेगेंडे की, प्रैक्टिकली मैं तो जिससे बात करता हूँ हिंदुस्तान से तो ज़हनी तौर के ऊपर अब हार ही गए हैं। आप पाकिस्तान के लोगों जो है या मीडिया के ऊपर कोई कश्मीर की बात भी करते हैं तो वो कहते हैं जी आप तो अपना हाल देखें, आप कश्मीर पे क्या बात कर रहे हैं, आप इंडिया के। और सेपरेटिस्ट जो हैं वो अपना नैरेटिव यहाँ पे बेच रहे हैं। और तीसरा नैरेटिव बेचा है यूट्यूबर्स को, जो इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बना के बाहर बैठे हुए हैं और वो अपनी जो चीजें हैं वो उसको कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान को हुआ है, शदीद नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, जहाँ डिवीजन ऊपर से लेके नीचे तक चली गई है। दूसरा बड़ा नुकसान जो है वो फौज को हुआ है, जहाँ पे इतना बड़ा एक बयानिया उनके खिलाफ और एक बिजनेस बन गया है। फौज के खिलाफ बात करना इज नाउ बिजनेस। और तीसरा बड़ा नुकसान इमरान खान को और हमें पहुंचा है, जो कि 17 जेलें काट रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, केसेस भुगत रहे हैं। सो हम 3 पाकिस्तान, फौज, इमरान खान की कॉस्ट के ऊपर ये जो लोग हैं, सेपरेटिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं और ये PMLN है, ये फायदा उठा रहे हैं। वहाँ सब 3 नाम जहन में आते हैं जब बड़े यूट्यूबर्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आदिल राजा साहब हैं, हैदर मेहदी साहब हैं और डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं। डू यू काउंट डॉक्टर शहबाज गिल एज पार्ट ऑफ देम, या उसी सारे, या डॉक्टर मुईद साहब हो गए, वजाद साहब हो गए, ये सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं? नहीं, देखें हुआ क्या, जो कुछ लोग हैं जिनका जो अब एक एजेंडे पे, एक 2-3 तरह के लोग हैं जी। एक तो लोग हैं जो जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं और वो बिटर है। टू बी फेयर विद शहबाज गिल स्पेशली, मैं कहूंगा जितने जुल्म उसके साथ हुआ उसके बावजूद शहबाज उतना बिटर नहीं है जितने बाकी लोग बिटर हैं। ठीक है, एक यूट्यूब इकोनॉमी में चलानी है, करनी है, वो चीजें कर रहे हैं,
मोहित भी ज्यादा जो है वो समझते हैं कि मैंने फौज के लिए इतना कुछ किया है और अब आप जो है वो मुझे आपने ये रिटर्न उसका दिया है। वजाहत ने भी इतना यही काम, वजाहत का भी यही है। ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया हुआ है, मतलब वजाहत ने, मोहित ने, इन लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है। और फिर ये अपनी ज्यादतियों की वजह से जो हुई है इनके साथ वो बेटर है। शहबाज के साथ जो तशद्दुद हुआ है उसकी वजह से वो बेटर है, लेकिन बेशुमार लोग हैं जो हद ही क्रॉस कर गए हैं। मसलन आदिल राजा वगैरह जो हैं, आप देखें ना, हम अपने जो ज्यादतियां हुई हैं, जो मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, लेकिन देखें हम शहीदों का मजाक नहीं उड़ा सकते। हम अपने जो लोग एक जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है एस्टैब्लिशमेंट की, उसके ऊपर बात करना तो सही है और वो बात क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए और इसीलिए हम सारे केस भुगत रहे हैं। लेकिन देखें, जब आप तीरा के शहीदों को तस्वीरें लगा के और शहादतों का मजाक उड़ाएंगे तो फिर हमारी आपके खिलाफ जंग है। ये नहीं हो सकता कि हम अपने जो फौज के शहीद हैं हम उनके साथ ना खड़े हों, हम उनको वैल्यू ना करें, उनके सेक्रीफाइसेस को वैल्यू ना करें। ये तो मुमकिन नहीं है ना। पास साहब, लास्ट क्वेश्चन, अभी जो मुज़ाकरात का दौर या कुछ चीज़ें आगे चलती दिखाई दे रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है और इससे कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कोई शुबा नहीं है। मतलब अयाज सादिक साहब, आपके ख्याल में जो 10 लोग एमएनए उनके रात के अंधेरे में उठा के ले गए, वो एएसआई ट्रांसफर नहीं करा सके, तो आप समझ सकते हैं कि वो असम्बली के अंदर ये मुज़ाकरात जो हैं वो करा सकते हैं आशीर्वाद के बगैर। ये जो मुज़ाकरात हैं इनको पूरी सपोर्ट हासिल है और मेरे ख्याल में इनमें आगे चल के अगर टेम्परेचर कम हो गया बेहतरी आएगी। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब हैज़ अग्रीड अपॉन के जनाब इन डेज टू कम इन्हीं मुज़ाकरात से कुछ चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। एंड आई थिंक हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो वो यही चाहेगा कि पाकिस्तान के मसाइल, इस कौम के मसाइल का सोल्यूशन पॉलिटिशियंस ने ही इवेंचुअली निकालना है और निकालना भी इकट्ठे बैठ कर है। द गुड थिंग इज़ कि इवेंचुअली इकट्ठे बैठ गए। अब दुआ करते हैं और इंतज़ार करते हैं उस वक्त का कि जब कुछ ना कुछ मामलात आगे चलें। वैसे इस्लामाबाद की हवा में है कि अगला वीक जो है, कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कमिंग डेज में कुछ ना कुछ हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, माजी में हमने देखा जब मौजूदा हुक्मरान जमातें अपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर एक इल्ज़ाम बार बार लगता रहा कि इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब कर दिए हैं। बट एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली 3 डिफरेंट जगहों से रद्द अमल आया फौजी अदालतों से सज़ाओं पर। यूरोपीय यूनियन से आया, इंग्लैंड से आया, देन अमेरिका से आया, मे बी इन डेज टू कम और ममालिक भी जो हैं वो भी हमें कॉल आउट करें इसके ऊपर। क्या इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं और GSP प्लस का स्टेटस हमारे लिए किस कदर इंटेग्रल और किस कदर ज़रूरी है, उसका फ्यूचर क्या है, मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए PMLN के रहनुमा जनाब ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शौकत यूसुफजई साहब। ज़ीशान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, रीज़न के रेलेवेंट आप लोगों के बनता है ये सवाल। माजी में इल्ज़ामात तो हम बहुत देखते आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जनाब इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बिगाड़ दिए पाकिस्तान के। सर, आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इंटरनेशनली? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जो है ना वो यकीनन बहुत बेहतर पोजीशन में है। आपके सामने सूरत हाल है। एक ऐसे आपको याद है टाइम था ऐसे कुछ साल पहले जब हम तन्हा हो चुके हुए थे। हमारे बड़े ब्रादर जो ममालिक थे, इस्लामी ममालिक, इवन चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन बड़े ख़राब हो चुके हुए थे। और फिर आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी की बाकायदा बलि चढ़ाई जाती थी अपने सियासी मफादात के लिए, जब इवन साइफर लहराया जाता था बानी PTI की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि हर एक मुल्क जो है ना उसको अपनी सियासत के ऊपर जो है ना इन्होंने कुर्बान किया। PTI की यही तर्ज अमल रहा है पिछले 5-6 साल अपने ज़ाती मफादात के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जहाँ जहाँ दौरे कर रहे हैं वहाँ से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। इवन देखे ना IMF का जो हमें ये जो मुआहदा ये साइन हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि फिर IMF का मुआहदा साइन होने के बाद और इसकी पीछे एक बैकग्राउंड आप सारी क्या थी
कि पिछली हुकूमत ने IMF के साथ एक मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी सर की। ठीक है, वो दैट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड निशान साहब, वो सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं है ना, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। जी। तो आप इसको फॉरेन पॉलिसी हो, दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हों, जी। आपको मालूम है इस चीज का कि जब हमारे ताल्लुकात मुल्कों के साथ खराब हुए थे, हमें कोई फाइनेंशियली हमारी हैंड होल्ड नहीं करने को तैयार नहीं था। सर ये सैंक्शन तो जो भी रिसेंटली लगी हैं, यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल आ रहा है, GSP प्लस का स्टेटस है, इंग्लैंड का रद्द-ए-अमल आ रहा है, अमेरिका का रद्द-ए-अमल आ रहा है, अब तो आप लोग गवर्नमेंट में है ना। देखें इसमें भी देखें ना, इन सारी चीजों को आपको मलाई ना कड़ियां कहाँ जाके मिलती हैं। हमने यही तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा लेके PTI का जो एक तर्ज अमल यही रहा है कि वो अपनी सियासत के ऊपर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं। निशान साहब, आर यू ट्राइंग टू से कि इस सबके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? मुझे मौका दें जरा। ये जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स को हायर करके वहां से बयानात दिए जाते हैं, और उसके बाद इवन यूनाइटेड किंगडम से भी बयानात आने शुरू हो गए, और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी, ये सारी की सारी कड़ियां ये मिलती है कि ये अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान को कमजोर करने की कोई कसर जो है ना ये नहीं छोड़ रहे, और ये पाकिस्तान और हुकूमत नाकाम है इस फ्रंट के ऊपर कि हुकूमत अपना मुकदमा इंटरनेशनल लड़ सके। मुकदमा देखिए, हुकूमत जो है ना वो अपना मुकदमा लड़ रही है। हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं, मुझे बताएं आज बेहतर हो चुका है। पाकिस्तान कमजोर इसलिए हो रहा था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बड़ा कमजोर इन्होंने कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत है। पाकिस्तान के साथ जो हमारे दोस्त ममालिक है वो बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो जो है ना, वो क्या नाम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने की भी बात हो रही है, मुआहदे भी साइन हो रहे हैं। चाइना जैसा मुल्क जो है ना, उसमें देखिए हमारे जो ताल्लुकात इन्होंने 5 साल में इतने बगाड़े थे, आज काफी बेहतर हो चुके हुए हैं। शौकत साहब, तो यकीनन देखिए शौकत साहब, जिशान साहब के बकौल तो जो यूरोपीय यूनियन का खत है, अमरीकी रद्द-ए-अमल है, बरतानवी रद्द-ए-अमल है, वो तमाम तरह आपकी लॉबिंग फर्म्स और आपका जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसकी वजह से है, वरना इनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके बहुत अच्छी है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। देखिए मेरे ख्याल से अब तो ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती है ना। आप दुनिया के साथ तो नहीं खेल सकते। आपने जुल्म किया, ज्यादती की, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अवामी पार्टी को आपने दीवार से लगाया और आपने उससे मैंडेट छीना, आपने उस लोगों को जेलों में डाल दिया, लीडर के ऊपर 300 जायद मुकदमात बना लिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी दुनिया है वो नहीं देख रही क्या? जो इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं मुल्कों के साथ इंसानी हकूक के हवाले से, क्या वो उन एग्रीमेंट्स को या उन डीड्स को भूल जाएंगे वो और आराम से बैठ जाएं कि जी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उस पर खामोश हो जाए? देखिए सारी चीजें हैं, इन्होंने अपनी मकसद हासिल करने के लिए और सिर्फ इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया और जो कुछ इन्होंने, जो इनकी मर्जी थी वो इन्होंने कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अब सामने आ रही हैं, दुनिया इस पे अब बोलने लगी है और मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये इल्जाम लगाना कि जी ये तो सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया हुआ है। तो अब तो तहरीक इंसाफ खुद उसमें है ना, अपोजिशन में भी है और मुश्किल में भी है। लेकिन इन्होंने देखें, हम तो 3.25 साल हुकूमत पर रहे जी। बाकी जो उससे पहले का अरसा है वो भी ये लोग थे। अब जो बाकी का अरसा है, अब उस 3.5 साल तो अब हो गए। तो हमारे 3.25 साल का अरसा था, उसमें हमारी खारजा पॉलिसी भी ठीक थी, हमारा पैसा भी ठीक था, हमारा उस वक्त डॉलर भी नीचे था और पेट्रोल और जो नर्ख थे वो भी कम थे। अब क्या मसला है? अब तो 3.5 साल तो आप लोगों को हो गए ना मिलकर। पहले तो ये होता था कि एक दफा पीपल्स पार्टी, एक दफा नून लीग। अब तो माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर, जितने इनके पास जो काबिल दिमाग था ना कि जी पैसा कैसे बाहर निकाला जा सकता है, पैसे कैसे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, असासे बाहर कैसे बन सकते हैं, वो सारे दिमाग इनके साथ मौजूद रहा। तो अब ये दावे करते हैं कि जी हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई है, लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि दुनिया भाग रही है। आपके सामने है सारा कुछ। इस वक्त नौजवान तबका कैटेगोरिकली
GSP प्लस का स्टेटस हो जाए, यूरोपीय यूनियन का खत हो जाए, अमरीकी रद्देमल हो जाए, बरतानवी रद्देमल हो जाए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग वाकई में इन्वॉल्व है एट सम पॉइंट, जिस तरह जिशान साहब ने कहा कैटेगोरिकली? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉबिंग कौन कर रहा है? पाकिस्तान की लॉबिंग ने, पाकिस्तान की लॉबिंग पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। वो देखिए, वो जब पाकिस्तान आते हैं, वो कोई हमारी तरह तो लोग तो नहीं है ना, वो तो बाहर जाके दुनिया देखी है उन्होंने, दुनिया का निजाम देखा है। वो जब पाकिस्तान आते हैं और वापस जाते हैं तो वो चीखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो वो जाके फिर जाहिर है उनके वहां पे वोट होते हैं, वो वोट जब देते हैं तो ऐसे हमारी तरह तो खाली खुली वोट नहीं देते हैं ना, वो तो बाकायदा उस पर बोलते भी हैं, आवाज भी उठाते हैं, अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। तो जब वो मुल्क के लिए बात करते हैं तो ये कहते हैं जी ये लॉबिंग है, ये तो पीटीआई वो कर रही है। देखें, अब तो पीटीआई के तो सारा आपने सारा वो कर दिया, सबको जेलों में डाल दिया, जो बड़े बड़े शख्सियात थी, लीडर्स थे, वो मुकदमात डाल दिए। तो अब कौन है? अब आपके लिए तो बड़े आसान है, अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाए तो आपका क्या होगा? वो तो जेल में है, उस पर इतनी पाबंदी है कि वो बात भी नहीं कर सकता है, मोबाइल भी नहीं रख सकता है, अपने बच्चों से भी बात नहीं कर सकता है। और इसके बावजूद भी आप अभी तक रोना रो रहे हैं कि जी उसके, अगर उसकी इतनी स्ट्रांग लॉबी है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर भागे जाए घर, आप मुल्क को नहीं चला सकते। निशान साहब कैटेगोरिकली फरमाइएगा, कैटेगोरिकली फरमाइएगा, ये तीनों जगह से जो रद्द अमल आया है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस क्या है? आप इसको हमारे इंटरनल, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में छेड़छाड़ समझते हैं, या इसके ऊपर बड़ा सॉफ्टर सा रद्द अमल है, अभी खामोशी इख्तियार की है गवर्नमेंट ने कि भी टाइम देखेंगे कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसको? तो बड़ी वाज़ेह बात है जी कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला था वो पाकिस्तान खुद सेटल करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान अब उस तरह का मुल्क तो नहीं है कि डिक्टेशंस ले या जो है ना बैरूनी दबाव के जरिए चीज़ें करे। हम एक सॉवरन कंट्री है हमारा, तो हम लोग, हमारी सॉवरेनिटी जो है ना वो कायम रहनी चाहिए और इंशाअल्लाह रहेगी भी। हम लोग देखें, ऑब्वियसली हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम दुनिया की मुल्कों के साथ बात भी करते हैं और जो करने वाली बात अब होती भी है। जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें हम बेहतरी रखने के लिए जो हमारी तरफ से एफर्ट्स होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। और लेकिन यकीनन मेरी बात सुने, ये देखना, ये जो बात मेरे भाई ने बात की है, ये कड़ियों से कड़ियां मिलाएं। क्या वेस्ट में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी एक वो जो है ना एक सोच कुछ ऐसे लोगों के अंदर मौजूद है? तो उन्हीं लोगों को तो ये बेसिकली पीटीआई जो है ना वो टारगेट कर रही है, उनको अप्रोच कर रही है थ्रू लॉबिंग फर्म्स। ये कोई झक्की छुपी बात नहीं है। आप रिचर्ड गैनल की बात कर रहे हैं सर, रिचर्ड गैनल की बात कर रहे हैं निशान साहब? जी, आप रिचर्ड गैनल की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने, इनके अपने लोग जो हैं उनके बयानात मौजूद हैं, ये बकायदा, ये आप भी मीडिया में आपको मालूम है कि अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हार करके वहां से बयानात दिलवाते हैं। और देखिए, मैं ये बात करता हूं कि इनको अपने तजादात के बारे में सोचना चाहिए। जो सफर इन्होंने साइफर से शुरू किया था, जहां पर ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि हम बाहर से कोई जो है ना वो नहीं लेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे, एब्सोल्युटली नॉट की बातें करते थे। वहां से सफर शुरू करके जाके आज पीटीआई के इनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, जो इनके बानी चेयरमैन के ट्विटर हैंडल पे ये जो बातें आती हैं, वहां पे तो ये जो इस तरह के बयानात इनके हक में यूएसए से, यूके से डिफरेंट आते हैं, ये बतौर मेडल से जाने की कोशिश करते हैं। तो सर फिर ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे थे। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उनके इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे थे, जो आप इल्जामात लगाते रहे माजी में कि उन्होंने हमारे इंटरनेशनल रिलेशन तबाह कर दिए। नहीं, इतने सादा नहीं होते कि चंद लोगों के बयानात की वजह से जो है ना ये जो हराम होने शुरू होते हैं। अच्छा, कैटेगोरिकली मैं कैटेगोरिकली एक शख्स के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। रिचर्ड ग्रेनल आए दिन ट्वीट्स कर रहे हैं फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आ रहा? कि ऑब्वियसली वो एक स्पेशल एनवॉय है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने उनको एक बड़ा अहम ओहदा दे दिया हुआ है और वो आए दिन पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। आप लोग का रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आ रहा? कोई ट्वीट भी नहीं कर रहा आप वज़रा में से तो, कि बंदा के पीएम का वजीर ही कोई ट्वीट कर दे कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, तुम कौन होते हो? देखिए जी, पाक यूएस रिलेशन जो है ना वो बड़े हमेशा, एक आपको मालूम है कि उनकी बड़ी सेंसिटिविटी रही है। और देखिए, हमने ना कोई गैलरी प्ले करने के लिए, ना कोई जो है ना नंबर टांगने के लिए चीज़ें करनी है। हमने अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का मफाद देखते हुए चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। देखिए, पीडीएम की जो गवर्नमेंट की बात इन्होंने की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमारे इत्तेहादी हैं, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को
अपनी सियासी कॉस्ट के ऊपर जो है ना हमारा मुआशी निज़ाम बचाया। शान भी यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, माजरत से यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, शान भी यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। आप हमेशा से पीएमएलएन क्लेम करती है जी हमने सियासी कीमत दी है, उस सियासी कीमत के बाद अगर आज दिसंबर 2024 में इलेक्शन हो जाए, पीएमएलएन का एक वजीर होते, सूबाई वजीर होते, आपको लगता है कि आप लोग इलेक्शन जीतने के काबिल हैं? मुझे एक बात बताएं, ये जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है मुझे बताएं। तो फिर आप सियासी कीमत कैसे कहते हैं? भाई मुझे देखे ना, हमने उस वक्त अदा की ना, उस वक्त हमने कीमतें अदा की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोगों को उम्मीद लग चुकी है। किस हद तक पॉजिटिव है आप लोग के मुज़ाकरात का कोई आउटकम होगा? देखिए आपने इनको लिया हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या नहीं हुआ है। देखिए अभी तक तो जो खान साहब ने निश्चय नाफरमानी की तहरीक भी वापस नहीं ली है, और वो इसलिए नहीं ली है कि वो उस गवर्नमेंट की संजीदगी को देखना चाहते हैं। 2 जनवरी को हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हम पेश कर देंगे। हुकूमत ने अगर उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो ये जारी रह सकते हैं, नहीं तो हमें कोई वो नहीं है। देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट खुद परेशान में, हॉट वाटर में आ गई है, और यही हम कहते रहते थे कि जी इतने ज्यादा उस आइन के साथ खिलवाड़ न करें कि कल आपको फिर खुद कीचड़ में खड़ा होना पड़े। तो आज देखें ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में इंटरनेशनली हम पाकिस्तान को तनहा कर दिया था, तो इंटरनेशनली कौन होता है? आप देखें इस वक्त क्या सूरत हाल है इनकी। चाइना तो हमेशा हमारा दोस्त रहा है, टाइम टेस्टेड दोस्त है हमारा, उस पर तो कोई ये नहीं कह सकता है कि जो हमारे दौर में कोई ज्यादा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं फलां के दौर में। वो पाकिस्तान के साथ है, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, और हम भी चीन के साथ अपनी जो दोस्ती है वो हमेशा कायम रखेंगे। उसमें किसी पार्टी का अमल दखल नहीं है, वो एक जोग्राफियाई हमारी एक वो है, और वो इंशाल्लाह जारी रहेंगे। लेकिन जो बाकी मुल्कों के साथ जो ये कह रहे हैं कि जी हमने सैफर ले रहा है, फलां ले रहा है, उससे मुल्क के ताल्लुकात खराब हुए, आज क्या सूरत हाल है? फिर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो भाई आज तो आपको तो 3.5 साल मिले ना, आपके साथ तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी रही, लेकिन आपने तो एस्टेब्लिशमेंट को भी खराब कर दिया, साथ साथ तो पीपल्स पार्टी भी को भी लेट हुआ। तो ये जो गवर्नमेंट जो है ये डिलीवर तो नहीं कर सकी है। वो सारे देखिए इसाक डार क्या कहता था कि जब मैं आऊंगा तो डॉलर को नीचे ले आऊंगा। इसाक डार आया तो उसको किसी ने वज़ारत खजाने में भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपस में इनके अपने भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और उससे लेके मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। सारा दिमाग चला गया बाहर। बड़े बड़ी कारखाने जो है, देखो अब मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेता हूँ, बड़ी बड़ी कारखाने फैक्ट्रियां वो सब बंद हो गई हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। इस वक्त देखें बहुत सारी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर की है, प्रोस्टेट के लिए है, मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि अच्छा नहीं होता है टीवी चैनल पे किसी की शोहरत करना। ये सारी मेडिसिन बंद हो गई, अब इतनी महंगी हो गई है। एक आम सा जो शुगर के मरीज जो ड्रॉप्स डालते हैं आइस का, मैं खुद डॉक्टर ने लिखा, पूरे पाकिस्तान में वो बंद हो गई है, क्योंकि पता चला कि जो कारखाना बंद हो गया है। तो ये सारी चीजें इनके दौर में हो रही है। लोग नौजवान सारे भाग रहे हैं, चाह रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी फ्यूचर नहीं है। तो ये जो इन्होंने तरक्की करके दिखाई है हमें, अभी रिसेंटली मैडम साहिबा गई है, चाइना का दौरा करके आई है, तो बताए ना कौन को, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि उन्होंने क्या मायदे किए और क्या पंजाब को कुछ फायदे हुए, लेकिन प्राइवेट कंपनी सरकारी लेवल पे आई थिंक ज्यादा नहीं हुए, होंगे भी तो फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। शौक साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ीशान रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन में इन रवैयों के साथ जो अक्सर हमें उम्मी दिखाई देता है पॉलिटिशियंस का इन टॉक शोज़ या टेलीविजन के ऊपर, मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि इन डेज टू कम, जिस चीज़ की मैं हमेशा से बात करता हूँ कि इकट्ठे बैठो यार, कोई सोल्यूशन निकालें, कोई सब लोग जो सारे स्टेक होल्डर हैं बैठ के निकालें, उसके ऊपर मेरी सोच के ऊपर या वो एक आइडियल सी सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है कि इन डेज टू कम सोल्यूशन क्या निकलेगा। छोटा सा ब्रेक लेना, मेरे साथ रहिए। नाजरीन, बढ़ता हुआ प्रेशर, यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल, अमेरिका का रद्द-ए-अमल, इंग्लैंड का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान खड़ा हुआ कहाँ पर है, एग्जैक्टली व्हाट नेक्स्ट, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए जनाब जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से आप? थैंक यू यस सर, रिसेंटली हमने देखा कि 2-3 दिन के अंदर यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं के ऊपर। यूरोपीय यूनियन हमारी एक बहुत बड़ी मंडी भी है, GSP प्लस का स्टेटस। सर, आर वी इन हार्ड वाटर्स? Of course you're in hot water. You have taken money from everybody. You are part of the GSP which has been given by
बाय EU, जी। और आपने वादा किया है कि वो जो कन्वेंशंस और इंस्टीट्यूशंस जो आपने अडॉप्ट किए हैं वो चलेंगे अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। तो अब वो देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है और उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि फायदा क्या आप लोग इनसे एग्रीमेंट करें और इनसे कमिटमेंट्स लें अगर ये कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि किस किस्म के सैंक्शंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप EU के जो बात, अगर EU सैंक्शंस हो तो आपका 5 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर साल आपका नुकसान होगा। सर एट दिस मोमेंट हमारे लिए तो $1 मिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF का प्रोग्राम चल रहा है, 5 बिलियन इज अ बिग नंबर। एग्जैक्टली। तो सर इस पे पाकिस्तान को क्या करना क्या चाहिए एट दिस मोमेंट? यार सीधी सादी बात थी, सिविलियंस को अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई तो कुछ कहेगा, और अगर आपको उनकी जरूरत है तो वो कहेंगे कि जो आपने पूरा जो वादा किया है उसको पूरा करें। अगर आप उनको भी परवाह नहीं करते तो फिर आप यू कैन कंटिन्यू, फिर आप पे सैंक्शन लगेंगे, और अगर आप परवाह करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ उनको कहना पड़ेगा। ये काफी नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और ये और वो कहेंगे ये हो नहीं सकता, उन्होंने कह दिया है और उनके ऊपर प्रेशर है। जफर अगर आपका रिसेंट अमेरिकन सैंक्शंस भी है ना, जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई पाकिस्तान के ऊपर, क्या वो मैटर भी इतना सीरियस है कि मजीद एस्केलेट कर जाए फर्दर इससे भी आगे? उन्होंने क्या सैंक्शंस, उन्होंने तो न्यूक्लियर सैंक्शंस, मिसाइल पे सैंक्शंस, उन्होंने अब तक इस बात पे नहीं किया है। नहीं सर, मैं उन्हीं सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मिसाइल सैंक्शंस वो तो मुनाफकत है जी, सीधी सादी बात है। अमेरिका का वो 8,000 किलोमीटर इंडियन मिसाइल जाता है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके साथ वो कह रहे हैं हमारा मिलिट्री अलाई है, और आपका 2,500 जाता है और आप पे सैंक्शन लगा दिए। सर इस पे ये फरमाइएगा कि अभी जो सारी सूरत हाल बनी हुई है इस पे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को, अभी की गवर्नमेंट जब ऑपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब को ब्लेम करती आई कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत डैमेज किया है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान के डैमेज कर रही है समहाउ? बट यार ये जो EU का थ्रेट आया है जी, ये तो उनके जो रेस में ना, दूसरे सब चीजें मिसाइल वो तो अलग बात है, वो तो हर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल था। मगर और उसका तो जैसे मैंने कहा ये मुनाफकत है अमेरिका का, मगर EU सैंक्शंस जो हैं ये तो अगर वो लगा दें तो फिर इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। जैसे आपने खुद कहा है, $5 बिलियन एक साल में नुकसान होना आसान नहीं है। जफर साहब, रिचर्ड ग्रेनल को लेके एक नई कंट्रोवर्सी है, एक ऑब्वियसली एक अहम ओहदे पर है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, नेक्स्ट इंतजामिया जो होगी, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर किस हद तक इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं वो? भाई उसको तो आपने ना सिर्फ उसके खिलाफ आपने किया है, उसको तो हर जगह से आपने आपका रिएक्शन इतना है कि इट हैज बीन इंसल्टिंग। तो भाई ठीक है, अगर आप इतने तगड़े हो कि यू कैन स्पीक योर माइंड, बड़ी अच्छी बात है, कहें जो कहना चाहिए, आपके मुल्क और आपके लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मगर अगर आपके पास वो नहीं है, वो ताकत नहीं है, आप उनकी ऑब्जेक्शंस और उनकी जो क्या कहते हैं रिएक्शंस जो आप नहीं विथस्टैंड करते हैं, तो फिर क्यों जाके कहते हैं ऐसी चीजें? ये तो सिर्फ बकबक पे हुई है ना। अब वो जब पावर में आएंगे वो देखेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस इनटू एक्शन, और आपका नुकसान होगा। तो ये करते क्यों हैं आप, जब आप खुद जानते हैं कि आपकी पोजीशन इतनी वीक है? सर इस सारे सिनेरियो में इंटरनेशनल जो सिनेरियो आपने और मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसके बाद इमरान खान साहब की जमात, इमरान खान साहब, उनके लिए कुछ चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं नियर फ्यूचर, या मजीद वर्स्ट होती दिखाई दे रही हैं? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ कोई किस्म की स्टेबिलिटी। वही है भुट्टो और जिया का जो था, एक आया तो दूसरे की शामत। तो ये यूनिटी किधर है यार? इस मुल्क में यूनिटी चाहिए इस वक्त। ये हम एक बड़े पेचीदा हालत में हैं, डेंजरस खतरनाक हालत में है। तो इस वक्त यूनिटी चाहिए, और मैं कहता हूँ जो भी सैक्रिफाइस यूनिटी के लिए देना हो दो। नहीं दोगे तो फिर वो आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आप ये कह नहीं सकेंगे। या आपको याद है
कि मुजीब को हम क्या कहते थे। या और जब मुजीब लाहौर आया और भुट्टो को मिला, मैं उनके नोट्स ले रहा था, मैं मिनट टेकर था जी और उसने कहा मेरा तो इरादा नहीं था कभी अलग होना, मगर जिस तरीके से द गेम वाज प्लेड आउट, मुझे कोई अभी कोई अब ये नहीं है, आई कैन नॉट रिमेन। मैंने अगर मैं आ भी गया फिर भी मैं वापस नहीं कर सकता वो उन चीजों को जो हुए हैं। सो यू सी यू हैव वन चांस, ये है आपका मौका, यूनिफाई या डाई, दोनों में से एक है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ज़फ़र इलाही साहब एज अ कंसर्न पाकिस्तानी, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी कंसर्न पाकिस्तानी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। गवर्नमेंट इसको जितना भी इसके ऊपर कारपेट डालती रहे, गवर्नमेंट इसको जितना भी कवर करती रहे, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। इसके ऊपर एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर, इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इस सारे क्राइसिस से निकलना कैसे है, इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। बदकिस्मती की बात यह है कि जहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन इकट्ठे बैठते हैं, उनकी अपनी ही सियासी जमातों के बाकी अरकान उसी मुज़ाकरात को साबोटाज करने या उनके ऊपर सवालिया निशान उठा देते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की मद में, एंड दैट वोंट एंड अप गुड। वो कहीं पर भी जाकर कोई पॉजिटिव रिजल्ट उसका नहीं निकलेगा। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जिन क्राइसिस का पाकिस्तान को, इस कौम को सामना है, अल्लाह पाक करे कि उसका कोई पॉजिटिव एंड हो, कोई अच्छा खात्मा हो और पाकिस्तान बेहतर ट्रैक पर वापस आए। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।